हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग आपका देख रहे हैं आपका इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हम भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों की बात कर रहे थे। हम अभी पिछले लेक्चर में देखे थे कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन आपका कैसे करें। इतना पूरा हम लोग पढ़ चुके थे। लक्ष्मी का हम लोग देख चुके थे कि अतिरिक्त काम करेंगे तो उनको कहाँ से पैसा मिलेगा, कैसे चीजें मिलेंगी। इन सब चीजों को हम लोग आपका देख सकते थे। लक्ष्मी की एग्जाम्पल की कहानी को लेकर हम लोग चीजों को पढ़ रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। लक्ष्मी की जरूरत केवल पानी तक सीमित नहीं थी। खेती के लिए उसको बीज चाहिए, उर्वरक चाहिए। क्या चाहिए भाई? खेती करनी तो उसको बीज भी चाहिए और क्या चाहिए आपका? उर्वरक भी चाहिए। उर्वरक, कृषि कार्यों में उपकरण, पानी निकालने के लिए पंप सेटों की भी आपका जरूरत पड़ती है। एक निर्धन किसान होने के कारण वह सभी चीजों पर पैसा खर्च नहीं कर सकता, इसलिए साहूकारों को पैसा उधार लेना होगा। ब्याज उस दर पर वापस करना पड़ता है। अब उनके पास जमीन है, जमीन में आपको खेती करनी है तो आपको बीज चाहिए, उर्वरक चाहिए, सिंचाई चाहिए और समय समय पर कीटनाशक की भी जरूरत पड़ सकती है। तो इन सब चीजों के लिए उनके पास पैसा नहीं होता, वो किसी से पैसा उधार लेते हैं। अब किससे लेंगे उधार? और उधार तो ऐसे मिलता नहीं है, वो मिलता है उच्च ब्याज दर पर। उच्च ब्याज दर पर मिलने के साथ उनको वापस करना होता है। अब वो कहाँ से पैसा लें? या तो गांव के बड़े बड़े जमींदार या जो बड़े बड़े साहूकार हैं उनसे वो पैसा लेना पड़ता है। साहूकारों से पैसा जो है उधार लेना पड़ता है। यदि स्थानीय बैंक उचित ब्याज दर उसे साख प्रदान करते हैं तो इन सभी चीजों के लिए उचित समय पर खरीदने और अपनी भूमि को खेती करने के लिए सक्षम होगा। तात्पर्य यह है कि पानी के साथ साथ कृषि में सुधार करने के लिए किसानों को सस्ते साख ऋण प्रदान करने की जरूरत है। अध्याय 4 में आप मुद्रण एवं साख के कुछ महत्वपूर्ण आवश्यक तत्वों का अध्ययन करोगे। आप देखोगे कि ऋण क्या होता है, साख क्या होती है, मुद्रा क्या होती है। इनके विषय में आप अच्छे से आपकी चर्चा करोगे। यानी कि आप देख चुके हैं कि खेती करने के लिए खाली खेत जरूरी नहीं है, उसके लिए सिंचाई, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, यंत्र, बहुत सारी चीजों की आपका जरूरत पड़ती है, जिनके लिए पैसा पर्याप्त ना होने पर उधारी का रास्ता या ब्याज दर का रास्ता ही किसान को चुनना पड़ता है। हम अनेक तरीकों से इन समस्या का समाधान कर सकते हैं प्यारे, और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिन तरीकों से इन समस्या का समाधान कर सकते हैं। वह तरीके हैं कि अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योगों और सेवा की पहचान करना और उनको बढ़ावा देना। अगर हम ये चाहते हैं कि गांव के लोगों की जिंदगी संवरे, कुछ वहां उनका डेवलपमेंट हो, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमें उन गुड्स और सर्विसेज को ध्यान देना पड़ेगा जिनसे क्या हो, उन गांव के क्षेत्र को आपका बढ़ावा मिल सके। जहां बहुत अधिक लोग नियोजित हैं, उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि किसान अरहर और मटर उपजाने का निर्णय करते हैं, तो इसकी वसूली और प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग के लिए भी शहरों में विक्रय करने के लिए दाल मिल की स्थापना ऐसा ही एक उदाहरण है। शीत भंडार गिरोह के खोलने में किसानों को एक अवसर मिलेगा। आलू, प्याज जैसे भंडार कर सकते हैं, अच्छी कीमतों पर बेच सकते हैं। वन क्षेत्रों के निकटवर्ती गांवों में शहद संग्रहण केंद्र की शुरुआत कर सकते हैं, जहां किसानों को वन प्राप्त शहद बेच सकते हैं। सब्जी और कृषिगत उत्पाद, आलू, शकरकंद, चावल, टमाटर, गेहूं फसल इत्यादि को कर सकते हैं। बाहरी चीजों को बेचा जा सकता है, प्रसंस्करण की स्थापना की जा सकती है और ग्रामीण क्षेत्रों में से लोगों को रोजगार प्रदान करना होगा। इन सारी चीजों से उनको रोजगार मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि भारत में 60% जनसंख्या 5 से 29 वर्ष की है, यानी कि 5 से लेकर 29% की जो एज ग्रुप है, इसका 60% पॉपुलेशन हमारी कंट्री में है।
51% के लगभग विद्यालय जाते हैं, शेष 18% वर्ष के ऊपर के कम आयु बच्चे विद्यालय नहीं जाते, वे अपने घर पर रहते हैं और अधिकतर बाल श्रम के रूप में कार्य करते हैं। यदि बच्चे भी विद्यालय जाने लगेंगे तो और अधिक भवनों और अध्यापकों की और कर्मचारियों की क्या पड़ेगी, आवश्यकता होगी। हमें और अधिक अध्यापक और अधिक टीचर, इन सब की जरूरत होगी। योजना आयोग पूर्व की नीतियों द्वारा दिए गए अध्ययन के अनुसार अकेले शिक्षा क्षेत्र में लगभग 20 लाख रोजगार का सृजन कर सकते हैं। अकेला एजुकेशन सेक्टर ही ऐसा है जहां पर 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इस प्रकार यदि हम स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करेंगे तो हम ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता करनी होगी। ठीक, अब आपको डॉक्टर की व्यवस्था करिए, नर्स की व्यवस्था करिए, इन सब की व्यवस्था करनी पड़े। कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर रोजगार का सृजन होगा, विकास की चीजें महत्व होंगी और सक्षम होंगे, और अध्याय आप में इनकी अच्छे से चर्चा आप कर चुके हो शिक्षा और स्वास्थ्य के रूप में। तो ये सारी जरूरत है, इन सारी चीजों को आप अच्छे से देख सकते हैं। एक बार देख लीजिए फिर आगे चलिए, देख लिया आप। चलिए, प्रत्येक राज्य या प्रदेश में वहां के निवासियों की आय और रोजगार वृद्धि की संभावना होती है। कोई भी प्रदेश या राज्य हो, मान लीजिए किसी भी राज्य की बात आप करें, किसी भी प्रदेश की बात आप करें, तो वहां के निवासियों में सब चाहते हैं कि उनका रोजगार बढ़े और उनके रोजगार में आपका वृद्धि हो। कोई भी प्रदेश से हर चाहता है। यह पर्यटन अथवा क्षेत्रीय शिल्प उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे नवीन सेवा के माध्यम से ही हो सकता है। इनमें से कुछ के लिए समुचित योजना सरकारी सहायता आवश्यक होती है। उदाहरण के लिए योजना आयोग अध्ययन के अनुसार ही पर्यटन क्षेत्र में सुधार आया है। हम प्रति वर्ष 35-55 लाख से अधिक लोगों की अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकते हैं। ठीक, हम जानते हैं कि और चर्चा करेंगे कि कुछ सुझावों में अमल में लंबा समय लगता है। छोटी अवधि के लिए हम तुरंत जरूरतों का प्रयोग करते हैं। इससे रखते हुए केंद्र सरकार अभी भी भारत में लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है, जिसको हम कहते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005। इसको कहते हैं मनरेगा। सुना है मनरेगा? 100 दिन का पक्का रोजगार का वादा है सरकार का। मनरेगा गांव में चलती है, मनरेगा का रजिस्टर भी बनता है। ठीक, ये क्या है? मनरेगा। इंपोर्टेंट कर लीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार निश्चित करने के लिए आपका मनरेगा जैसे बहुत सारे कार्यक्रम को चलाया गया है। और कब आई है? 2005 के अंतर्गत उन सभी लोगों को काम करने में सक्षम और उनके काम की जरूरत को सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 100 दिन का रोजगार की गारंटी दी गई है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध न करा पाने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। नियमित अंतर्गत पर उसे काम कराने की वार्ता दी जाएगी, जिससे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। यानी कि अब उत्पादन बढ़ाने में भी उनको मदद की जाएगी। देख रहे हैं? तो ये है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। देखिए, चलिए, अब 2 सेक्टर हैं, एक है ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। आपसे पूछ लिया जाए संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में क्या अंतर है? कितने बच्चे बताएंगे संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के बीच अंतर? हम आर्थिक कार्यों को विभाजित करने के लिए एक नए तरीके का परीक्षण करते हैं। इससे लोगों का नियोजन के लिए भी आधार पर देखा सकते हैं। काम के लिए क्या कर सकते हैं, कोई नियम या विभाजन है, उनका पालन। अब आप
कांता को देखिए, कांता कार्यालय में काम करती है, सुबह 9:30 से लेके 5 बजे तक कार्यालय में रहती है। नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में अपना वेतन पाती है। अतिरिक्त सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि प्रदान करती है। चिकित्सा और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। कांता रविवार में कार्यालय नहीं जाती, उसे आवश्यकता होती है नौकरी की, तब वह उसे एक नियुक्ति पत्र दिया जाता है जिससे नौकरी में संबंधित निबंध और शर्तें का उल्लेख किया होता है। ये कांता का काम है, भाई आप आओगे, ये टाइमिंग है, ऐसा कुछ होगा, ये नियम है, ये कंडीशंस हैं, ये वेरिएशंस हैं, पूरा देखने को मिलेगा। कमल और कांता आपके पड़ोसी हैं। वह नजदीक के किनारे की दुकान में दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक है। सुबह 7:30 बजे दुकान पर जाता है, 8 बजे तक काम करता है। अपनी मजदूरी के अतिरिक्त कोई भुगतान नहीं मिलता। अगर उसने अतिरिक्त अन्य कोई काम किया है तो कोई उसको वेतन भत्ता नहीं मिलता। जिस दिन वह काम नहीं करता उस दिन उसे मजदूरी नहीं मिलती, उसे कोई छुट्टी या अवकाश नहीं मिलता। औपचारिक पत्र भी नहीं मिला है जिससे उसकी नियुक्ति के बारे में कहा जा सके। नियोक्ता भी समय से हटाने के लिए उसे हटा सकता है। यह आपका देख सकता है। ठीक, तो ये स्थिति को आप अच्छे से देख लीजिए। ये कांता की कहानी है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में, यानी कि ऑर्गेनाइज जहां पर कार्य के नियम संबंधी चीजों को आपको बहुत स्पष्ट रूप से विवरण किया गया है। ये नियम है, ऐसे होंगे, ऐसे काम किया जाएगा, ये सेक्टर है, इतने दिनों के लिए है। तो वो क्या हुआ आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर में, आप उसको अकाउंटेबिलिटी कह सकते हैं कि भाई ये हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर है, हम लोग यहाँ वर्किंग है और हम वर्किंग कैपेबिलिटी के बेसिस पर हम वर्क कराते हैं। ठीक है, चलिए, तो संगठित और असंगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज, अब यहाँ अब देखिए 9:30 बज जाएगी, 5:30 तक काम मिलेगा। इसका पीएफ पूरी फैसिलिटी होगी, बीमारी की अलग वहाँ चीजें बताई जाएंगी, छुट्टी कब होगा पूरा ब्यौरा होगा और एक अच्छे खासे वेतन वो पर पाएगी कांता। लेकिन भाई कमल को देखिए, सुबह 7:30 जाएगा, शाम को 8 आएगा और कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, अतिरिक्त काम करेगा, कोई इससे कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए वहां पर मिलेंगी और ये इस तरीके से वहाँ चीजें होती हैं जिनको आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि किस तरीके पर आप इन्हें पाएंगे। चलिए, तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।